नंबर सेकंड पढ़ेंगे उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। हम व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़े थे और उसी का फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। अब उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत से हमारा क्या मतलब है? देखिए, हमारी इकोनॉमिक्स एक्चुअली होती है मैंने आपको बताया था कि आर्थिक क्रियाएं होती हैं। उसी कारण से हमारे जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, इसी कारण से इकोनॉमिक्स चलती है। उस आर्थिक क्रिया में से मैंने आपको बताया था एक आर्थिक क्रिया उपभोग भी होती है, जो उपभोक्ता के द्वारा की जाती है। अगर उपभोक्ता नहीं हो तो उत्पादन नहीं हो, विनिमय नहीं हो, व्यापार भी नहीं हो। उपभोक्ता ही ऐसा है जो मांग करता है किसी वस्तु की और उसके लिए उत्पादक उसकी पूर्ति करता है। अब उपभोक्ता किस आधार पर मांग करता है, क्या मांग का क्या आधार है, कैसे मांग करता है, कितने वस्तुओं की मांग करता है, वो सब हम पढ़ेंगे। अगर एक सरल भाषा में आपको मैं समझाऊँ आज का चैप्टर, तो आप उपभोक्ता हो मान के चलो, और उपभोक्ता मान के चलते हैं। आप ये सोचो, आप बाज़ार में गए तो आप किसी चीज़ को खरीदोगे आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र हमने पढ़ा, एक या दो इकाई पढ़ता है इसमें। तो आप एक वस्तु खरीदोगे या फिर दो वस्तुएं खरीदोगे, ठीक है। उन वस्तुओं को खरीदोगे तब खरीदोगे जब वो आपके बजट में आता है। अगर वो वस्तुएं आपके बजट में नहीं है तो आप उन वस्तुओं को नहीं खरीदोगे। तो एक उपभोक्ता पहले अपना बजट बनाता है, ठीक है। फिर वो ये देखता है कि दो वस्तुएं कौन सी खरीदनी है जो उनके उसके बजट में आती है। फिर वो उसे खरीदता है और वो वही वस्तु खरीदेगा जो उस वस्तु से उसको संतुष्टि प्राप्त होगी। कैसे? देखिए, अब हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, पर हम एक बार कंसेप्ट को समझ रहे हैं कैसे संतुष्टि प्राप्त होगी। अगर आपको भूख लग रही है और घर में ऐसी सब्जी बनी है जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन आपको भूख बहुत ज़ोर से लग रही है, तो आपको वो सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगेगी और वो खाने के बाद आपका पेट भर जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ, अब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, संतुष्ट फील कर रहा हूँ। तो वो संतुष्टि होती है। हमारी आवश्यकताओं की जो पूर्ति करने वाली जो ताकत होती है, उसे हम संतुष्टि का नाम देते हैं, जिसे हम कहते हैं यूटिलिटी, ठीक है। अब उस संतुष्टि को हम कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, तो उसमें हम कितने पैसे खर्च कर रहे हैं, कौन सी वस्तु खरीद रहे हैं, वो सब हम पढ़ते हैं उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत में। जैसे हमने पहले चैप्टर पढ़ा था एक एक लाइन एक एक शब्द से, वैसे ही आज हम पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम किसी बाजार में विद्यमान अंतिम वस्तु के प्रति उपभोक्ता के व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे। उपभोक्ता को ये निर्णय करना पड़ता है कि वह विभिन्न वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु को कितनी मात्रा का उपभोग करना चाहेगा। अंतिम वस्तु क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि हम सिर्फ अंतिम वस्तु का ही उपभोग करते हैं, बाकी वस्तुएं तो उत्पादन के रूप में खाद्य में दे ली जाती है। अंतिम वस्तुओं का ही उपभोग किया जाता है। इसलिए अंतिम वस्तु का उपभोग कैसे करेंगे, क्या व्यवहार होगा उपभोक्ता का, उसके आधार पर हम इसमें पढ़ेंगे। फिर हमने पढ़ा कि कितनी मात्रा में वो खरीदेगा, जितनी ज़रूरत होगी उतनी मात्रा में खरीदेगा। हमारा उद्देश्य इस चयन समस्या का कुछ विस्तार से अध्ययन करना है। चयन की समस्या मैंने आपको पढ़ाई है। केंद्रीय समस्याओं को ही चयन की समस्या, आर्थिक समस्या कहा जाता है। इनको अलग अलग नामों से बोला जाता है हिंदी में। आप चाहो तो आप एक नाम भी याद कर सकते हो, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी या फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। हम देखेंगे कि उपभोक्ता क्या चयन उपलब्ध विकल्पों तथा उनकी रुचियों और अधिमानों का आधार करता है। कि हम कभी भी कोई वस्तु चुनते हैं तो उस आपको पसंद होगी तभी तो चुनोगे। तो उसी के आधार पर आपका व्यवहार क्या बताता है कि मुझे ये वस्तु पसंद है, मैं इसको खरीदने के तैयार हूँ। तो उस प्रोडक्ट के लिए आपकी चॉइस क्या है, वो आपका बिहेवियर बताता है, और उसी को हम इसमें पढ़ेंगे। पर प्रारंभ में हमें इन उपलब्ध विकल्पों और उपभोक्ताओं की रुचियों और अधिमानों को बताने के लिए कोई सही और सुविधाजनक विधि निर्धारित करनी होगी। उसके बाद उस वर्णित विधि का उपयोग बाजार और उपभोक्ता के द्वारा किए जाने वाले चयन की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। तो इसमें दो विधियाँ उत्पादित की गई, आगे हम पढ़ेंगे भी, शायद इसमें अभी दे नहीं रखी है, लेकिन इसमें दो विधियाँ उत्पादित की गई। एक होती है मात्रात्मक विधि और एक होती है गुणात्मक विधि। मात्रात्मक विधि में हम पढ़ेंगे कुल उपयोगिता कैसे प्राप्त होगी, सीमांत उपयोगिता कैसे प्राप्त होगी, वो पढ़ते हैं। और गुणात्मक में पढ़ते हैं कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा बेटर है, जो ज़्यादा अच्छी है और तो वो हमें ज़्यादा मतलब खुशी देगी, ज़्यादा उपयोगिता प्राप्त कराएगी।
तो इस हिसाब से इसमें इन्होंने दो विधियाँ होती हैं जब हम उपभोक्ता का व्यवहार पढ़ते हैं। एक होती है मात्रात्मक विधि और एक होती है गुणात्मक विधि। मात्रात्मक विधि में हम पढ़ते हैं कुल उत्पादन, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता, और गुणात्मक में पढ़ते हैं कि कौन सी चीज़ हमें सबसे ज़्यादा बेटर लगी। उसमें हम तटस्थता वक्र या अधिमान वक्र या उदासीनता वक्र पढ़ेंगे। प्रारंभिक संकेतक तथा अभिग्रह। उपभोक्ता सामान्य रूप से बहुत सी वस्तुओं का उपभोग करता है, परंतु सरलीकरण के लिए हम उपभोक्ता की चयन समस्या पर ऐसी स्थिति में विचार करेंगे जहां केवल दो ही वस्तुएं हो। हमारे पास बाजार में बहुत वस्तुएं हैं, लेकिन हम कौन सी अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र। और जिसमें हमने पढ़ा था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमेशा दो ही वस्तुओं या दो ही इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, एक या दो। और जब बहुत सारी पढ़ेंगे तो वो कौन सा अर्थशास्त्र हो जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र हो जाता है। हम इन दोनों वस्तुओं को वस्तु एक तथा वस्तु दो कहेंगे। दोनों वस्तुओं की मात्राओं को कोई भी सम्मिलित राशि की उपभोक्ता बंडल अथवा संक्षेप में बंडल कह सकते हैं। बंडल कैसे? जैसे आपने कहा कि ना मैं आइसक्रीम और गोलगप्पे खाऊं। अब आइसक्रीम और गोलगप्पे हैं तो आप उसको या तो आपको 100 रुपीज़ दिए गए हैं, 100 रुपीज़ है आपके बजट में, या तो आप 50 रुपीज़ के गोलगप्पे और 50 रुपीज़ की आइसक्रीम खाओगे, या फिर आप 60 के गोलगप्पे और 40 की आइसक्रीम खाओगे, या फिर आप 70 के गोलगप्पे और 30 की आइसक्रीम खाओगे। लेकिन आपको पूरा करना है कितना है? 100 रुपीज़ को खर्च कर देना है। इसमें आपको पैसे नहीं बचाने हैं, इसमें जितने पैसे आपको दिए गए हैं वो सारे खर्च होंगे। तो उस बंडल में आप दो ही वस्तुएं रख रहे हो, वो दोनों वस्तुएं कौन सी हैं, कि कौन सी ज़्यादा है कौन सी कम है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बंडल अलग अलग बंडल बनाते हो, उस बंडल में से आप एक वस्तु को चुनते हो। नेक्स्ट इसमें है हम वस्तु एक की मात्रा को व्यक्त करने के लिए x1 का और वस्तु मात्रा को व्यक्त करने के लिए x2 परिवर्त का उपयोग करेंगे। मतलब हमने माना कि दो वस्तुएं हैं, एक का नाम है x1, एक का नाम है x2। आप ऐसे भी मान सकते हो कि दो वस्तुएं, एक का नाम है x, एक का नाम y, या फिर दो वस्तुएं, एक है गोलगप्पे और एक है आइसक्रीम। x1 और x2 धनात्मक या शून्य हो सकते हैं। x1 x2 का तात्पर्य होगा कि वस्तु एक को x1 मात्रा तथा वस्तु 2 को x2 मात्रा, x1 तथा x2 को किसी विशेष मूल्य के लिए x1 x2 हमें एक विशेष बंडल प्रदान करती है। उदाहरणतः बंडल 5 10 में वस्तु 1 और 5 इकाइयाँ और वस्तु 2 की 10 इकाइयाँ, बंडल 10 और 5 में वस्तु 1 की 10 इकाइयाँ और वस्तु 2 की 5 इकाइयाँ। इससे इतना घबराने वाली कोई बात नहीं है। हमारे पास दो वस्तुएं हैं, ठीक है, हमारे पास दो वस्तुएं हैं। आप ये मान के चलो, एक है वस्तु x और एक है वस्तु y। हमने x और y ना मान के हमने क्या लिया? एक है गोलगप्पे और एक है आइसक्रीम, ठीक है, एक आइसक्रीम है। अब मैंने क्या करा? या तो 10 गोलगप्पे 10 आइसक्रीम, या फिर 20 गोलगप्पे 30 आइसक्रीम। ऐसे करके मैंने बंडल बना दिए। जो बंडल मेरे को पसंद आएगा मैं उस बंडल को ले लूँगी। तो इसमें ये बताया गया। नेक्स्ट है उपभोक्ता का बजट। अब आप पैसे लेके तो बाहर जाओगे, ऐसे थोड़ा ना जाके फ्री में खरीद लोगे। तो उपभोक्ता अपना बजट रखता है, उस बजट के अनुसार ही वस्तु को खरीदता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास कितने रुपए हैं? 100 रुपये, और हमें दो वस्तु खरीदनी है, एक गोलगप्पे और एक आइसक्रीम। अब मैं उन 100 रुपये को ऐसे खर्च करूँगी कि मेरे को दोनों वस्तुएं आ जाए, एक गोलगप्पे और आइसक्रीम। कुछ ज़्यादा कुछ कम। जैसे मैंने पहले ली 10, मैंने कहा 10 तो आइसक्रीम के और बाकी 90 के गोलगप्पे। कितने हुए? 100। फिर मैंने कहा 20 आइसक्रीम के और फिर बाकी बचे 80 गोलगप्पे के, तो वह 100 हो गए। फिर ऐसे ही 30 आप कुछ भी ले लो, ये आइसक्रीम ले लो, ये गोलगप्पे ले लो, ऐसे 30 आइसक्रीम के और फिर 70 गोलगप्पे के। आप कितने हुए? 100। तो ऐसे अलग अलग तरीके से हम अपना बजट बनाएंगे और हम वही वस्तु खरीदेंगे जो वस्तु हमारे बजट में आती है। अभी हम मान के चल रहे हैं कि जब हम बाज़ार घूमने गए तो हमारे बाज़ार में हमको ये दो वस्तुएं हैं जो हमारे बजट में आती हैं, एक तो गोलगप्पे और एक आइसक्रीम। मान लीजिए किसी उपभोक्ता के पास केवल एक निश्चित मात्रा में पैसे या आय है। ऐसे दो वस्तुओं पर व्यय करने के लिए है जिनकी लागत बाजार में दी गई है। उपभोक्ता दोनों वस्तुओं को अलग अलग या मिली जुली ऐसी मात्रा को में नहीं खरीद मतलब जब भी वो वस्तु को खरीदेगा उपभोक्ता, लेकिन कभी मिली जुली मात्रा में नहीं खरीदेगा, अलग अलग मात्रा में नहीं खरीद सकता जिनकी
का उपभोग करना चाहता है। उपभोक्ता के लिए उपलब्ध उपभोग बंडल होना वस्तुओं की कीमत तथा उपभोक्ता की आय पर निर्भर करता है। निश्चित आय तथा दोनों वस्तुओं की कीमतों को देखते हुए उपभोक्ता केवल उसी बंडल को खरीदेगा जिसका मूल्य उसके आय से कम हो या बराबर हो। ठीक है, ज़्यादा तो खरीद नहीं सकता क्योंकि उसके पास कितने रुपए हैं, 100 रुपये। अब वो मैंने आपको बता दिया कि 100 रुपये है। अब 100 रुपये के हिसाब से वो खरीदेगा, तो 100 रुपये के हिसाब से खरीदेगा। जैसे उसने खरीदे 5 आइसक्रीम, 5 रुपये की आइसक्रीम का कौन है, तो 10 आइसक्रीम खरीदी, तो कितने हुए, 50। और उसके पास उसने गोलगप्पे खाए हैं, तो 10 रुपये के 10 गोलगप्पे, तो कितने हुए, एक मिनट, 10 रुपये के 5 गोलगप्पे, तो फिर कितने हुए, 50। तो कितने हो गए यहाँ पे, 100। तो उसकी मात्रा कितनी आ रही है, कितनी कीमत है, उसके आधार पर वो अपनी इकाइयों को खरीदेगा। ठीक है, जैसे आप कॉपी पेंसिल लेने गए तो आपने 5 पेन लिए, 5 पेन थे 10 रुपये के, कितने के पेन हो गए, 50। और फिर आपने कॉपी लेनी थी तो 2 कॉपी ली, कितनी की थी, 25 रुपये की 2 कॉपी ली, तो कितने हुए, 50। तो अब ये कितने रुपए हो गए, पूरे 100। तो एक तो हो गया आपकी कीमत और एक हो गया आपकी इकाई। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी हो गई मात्रा और ये आपकी हो गई कीमत। तो P इंटू क्यू क्या हुआ, हमारी कीमत और मात्रा कितनी आ रही है, 100 के बराबर होनी चाहिए। और 100 मेरी क्या थी, मेरे पास कितने पैसे थे, 100 रुपये थे। तो 100 रुपये मैंने खर्च कर दिए। कैसे, मैंने क्या करा, मैंने 10 रुपये के 5 पेन लिए, 50 तो ये हो गए। और 25 रुपये की 2 कॉपियाँ ली, तो 25 इंटू 2 कितना, 50 रुपये की कॉपियाँ हो गई। तो दोनों मिला दिए तो कितने रुपये हो गए, 100 रुपये हो गए। बजट सेट, हम बजट सेट बनाएंगे। बजट सेट, ये मैंने क्या बनाया था, बजट सेट ही बनाया था। बजट सेट कैसे बनता है, x1 है ना अपनी एक वस्तु, p1 प्लस x2 p2 इक्वल्स टू 100। ये अपना क्या है, बजट सेट है। अब मैंने आपको क्या कहा था कि कितने पेन खरीदेगा, वो 10 पेन खरीदेगा। एक पेन कितने रुपए का है, 5 रुपये का है। ऐसे ही वो कितनी कॉपी खरीदेगा, 2 कॉपी खरीदेगा। एक कॉपी कितने की है, 25 रुपये की। और उसके पास टोटल पैसे कितने हैं, 100। अब इसको इंटू करो तो 50 के तो पेन हो गए और 50 की कॉपी हो गई। कितने रुपए हो गए, बराबर 100। 100 रुपये थे और 100 रुपये उसने खर्च कर दिए। तो ये जो इसने बनाया, ये जो अपन ने बनाया है x1 p1 प्लस x2 p2 इक्वल्स टू 100, ये क्या है, ये बजट सेट होता है। कि बजट को हम अपना बजट बनाएंगे कि वस्तु की कितनी इकाइयाँ खरीदें और कितने पैसे उसकी ज़रूरत है। मान लीजिए कि उपभोक्ता की आय m है तथा दोनों वस्तुओं की कीमत p1 तथा p2 है। यदि उपभोक्ता वस्तुओं को x1 इकाई खरीदना चाहता है तो उस कुल मिलाकर p1 x1 धन व्यय करना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर उपभोक्ता वस्तु दूसरी की x2 इकाइयाँ खरीदना चाहता है तो उसे p2 x2 धन का व्यय करना होगा। मैंने आपको सिखा दिया। इसलिए यदि उपभोक्ता वस्तु एक को x1 इकाई और वस्तु 2 की x2 इकाइयों का बंडल खरीदना चाहता है तथा उसे p1 x1 प्लस p2 x2 धनराशि व्यय करनी होती है, तो वह बंडल तभी खरीद पाएगा जब उसके पास कम से कम p1 x2 प्लस p2 x2 धनराशि हो। वस्तुओं की विद्यमान कीमत तथा अपनी आय के अनुसार उपभोक्ता ऐसा कोई बंडल उसी सीमा तक खरीद सकता है जब तक उसकी कीमत उसके आय के बराबर या उससे कम रहे। दूसरे शब्दों में उपभोक्ता कोई x1 x2 बंडल निम्न वस्तुओं में खरीद सकता है। मैंने आपको बताई थी p1 x2 प्लस p1 p2 x2। ये तो कम वाला बता रहा है, या तो कम होगा या इक्वल्स टू होगा। तो ये जो साइन आपको बता रहा है ये वाला, ये कम होता है और इसको हम इक्वल्स टू का कहते हैं। तो या तो कम होगा m से, या तो 100 से, 100 रुपये थे ना, 100 का या तो 90 ले लेगा, लेकिन कभी भी 110 पे नहीं जाएगा क्योंकि उसके पास कितने रुपए हैं, 100 रुपये। वो 110 रुपये खर्च नहीं कर सकता। या तो 100 करेगा या फिर 100 से नीचे ही करेगा। ये असमानता उपभोक्ता का बजट प्रतिबंध है। इसे हम क्या कहते हैं, बजट प्रतिबंध। बजट प्रतिबंध क्यों, क्योंकि उसके पास रुपये कितने हैं, सिर्फ 100 से ज़्यादा वो खरीद नहीं सकता कीमत और मात्रा के अनुसार। तो इसलिए वो 2 ही वस्तु खरीदेगा जो कितने रुपए में मिल जाएगी, उसकी 100 रुपये में। जहाँ वस्तु 110 रुपये की हुई वहाँ पे वो वस्तु को नहीं खरीद सकता, उसकी मात्रा नहीं कर सकता, कम मात्रा खरीदेगा, लेकिन उसका बजट कभी भी 100 से ऊपर नहीं
जा सकता। तो इस कारण उसको हम क्या कहते हैं, बजट प्रतिबंध का नाम देते हैं। उपभोक्ता के लिए उपलब्ध बंडलों के सेट को बजट सेट कहते हैं, और जो बंडल मिलेंगे उसका बजट सेट है। कैसे, मैंने आपको बताया ना कि वो क्या लेगा, 5 पेन लेगा, कितने के, 10 रुपए के, और 2 कॉपी लेगा कितने की, 25 की। ठीक है, अब उसके पास ये वाला उसको बजट सेट अच्छा लगा, क्योंकि इसमें 100 रुपये पूरे हो रहे हैं। ठीक है, तो वो ये वाला बजट लेगा। अब उसका कई सेट हो सकते थे, वो हो सकता था कि 4 पेन लेता 10 रुपये के, और 1 कॉपी लेता 25 रुपये की। तो कितने हुए, 4 पेन 10 रुपये के 40, और 25 रुपये की कॉपी कितने की, 65 रुपये। तो उसने 65 रुपये खर्च करे। एक तो ये था, एक था कि 6 पेन लेता। एक मिनट देखो, मैं तुमको दोबारा बताती हूँ। उसके पास ऑप्शन थे। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या था कि वो लेता 6 पेन 10 रुपये की, प्लस 5 कॉपी 25 रुपये की। उसका कितने रुपये थे, 100। अब ये कितने हुए, 60 प्लस 125। ठीक है, और टोटल कितना हुआ, 185 ऊपर हो गया। एक तो ये सेट था। दूसरा सेट उसके पास था 5 × 10 प्लस 2 × 25, ये कितने का था, 100 का। ठीक है, तो वो ये वाला सेट ना लेके कौन सा सेट लेगा, सेकंड वाला। क्यों, क्योंकि सेकंड वाले में उसका पूरा पड़ रहा है, उसका बजट में आ रहा है वो, इससे उसको खरीदेगा, ऊपर वाले को नहीं खरीदेगा। तो उसको जो सेट है ना कॉपी का और पेन का, वो क्या कहलाएगा, बजट सेट। इस प्रकार बजट सेट पर सभी बंडलों को संग्रह है, जिसे उपभोक्ता विद्यमान बाजार कीमतों पर अपनी आय में खरीद सकता है। उदाहरण देखो, एक ऐसे उपभोक्ता का उदाहरण लें जिसके पास 20 रुपये हैं, तथा मान लीजिए दोनों वस्तुओं की लागत 5 रुपये रखी गई। मतलब उसके पास 20 रुपये हैं और दोनों वस्तुएं 5-5 रुपये की हैं, और ये समकालीन इकाइयों के रूप में ही उपलब्ध है, जो बंडल उपभोक्ता खरीद सकता है। अब 5 रुपये तो या तो 001 भी नहीं खरीदेगा, या 01 खरीद सकता है। एक वस्तु 0 और एक दूसरी 2, 03, 04, 14, ऐसे करके कई बजट सेट बनाए, लेकिन उतना होना चाहिए जिसमें उसके 20 रुपये जो हैं वो बराबर हो जाए या उससे थोड़ा कम रहे, लेकिन 20 से अधिक वाले को वो नहीं खरीदेगा, बस इतना ध्यान रखना है। अब आई बजट रेखा। बजट रेखा ऐसी होती है, बजट रेखा जो है वो आपकी ऐसी बनी है, ये सीधा दोनों को छुएगी। ये तो PY बता रहा है और ये PX बता रहा है। बजट रेखा वो होती है जो दोनों वस्तुओं की कीमतों को बताती है। ठीक है, मतलब आपका X × PX प्लस Y × PY = M जो दर्शाएगा वो ये बजट रेखा ही दर्शाती है। इसलिए ये हमेशा नीचे की तरफ गिरती हुई होती है। ये पूरा दर्शाएगी, ये दोनों को दर्शाएगी। यहाँ पर यहाँ पर एक 0 हो जाएगा, और एक की कोई कीमत नहीं होगी और अगले की कीमत होगी। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता एक वस्तु की कोई कीमत नहीं हो, या एक वस्तु आपको फ्री मिले। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे PY, यहाँ पे PY आपके लिए फ्री है, और यहाँ PX फ्री है, पर ऐसा कभी नहीं होता, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो फ्री मिले। इसलिए ये दोनों ही आपको बताएंगी कि ना दोनों वस्तुओं की कितनी कीमतें हैं, और उस कीमत पे कितनी इकाइयाँ उसकी खरीद सकता है एक उपभोक्ता दी हुई उसकी आय में। यदि दोनों वस्तुएं पूर्णतः विभाज्य हों, मतलब हम उसको विभाजित कर सकते हो, तो उपभोक्ता के बजट सेट में सभी बंडल X1 X2 समाहित होंगे। जबकि X1 X2 ऐसी संख्याएं हैं जो शून्य और P1 X2 प्लस P2 X2 से कम या फिर ज़्यादा से बड़ी या उसके बराबर है। इस बजट सेट को रेखाचित्र 2.1 में एक आरेख के द्वारा दर्शाया गया, जो आपको मैंने दिखा दिया। धनात्मक चतुर्दश के ये सभी बंडल जो रेखा के नीचे या उस पर स्थित हैं बजट सेट में शामिल होंगे। रेखा का समीकरण होता है P1 X2 प्लस P2 X2 = M। ये मैंने आपको बता दिया। इस रेखा में ये सभी बंडल सम्मिलित हैं जिनकी लागत M के बराबर है। ये रेखा बजट रेखा कहलाती है। बजट रेखा के नीचे के बिंदु उन बंडलों को प्रदर्शित करते हैं जिनका लागत M से बिल्कुल कम है। देखो, जो बजट रेखा है यहाँ पे तो वो आएगा जो अपने पास कितने रुपए थे, 100 रुपये थे ना, 100 रुपये में जो खरीदा वो आएगा। लेकिन किसी ने 100 से यहाँ 90 का खरीदा, यहाँ वो आएगा, और यहाँ 110 वाला आएगा। तो यहाँ तक तो हम पहुँच ही नहीं सकते,
ये तो हमारे पास पैसे ही नहीं है इतने, लेकिन हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो ये तो हमेशा नीचे की वैल्यू दिखाएगा, ये हमेशा इतना हमारे पास हमने पूरा खर्चा कर दिया उसकी वैल्यू दिखाएगा। समीकरण 2.2 के इस प्रकार भी लिखा गया, m1 अपॉन p2 p1 अपॉन p2 x1। इसको अपन ऐसे ही पढ़ सकते हैं, mu x अपॉन पी एक्स इक्वल्स टू mu y अपॉन पी वाई। ये अपने क्यों लिया, हमने कहा कि हमने जब पेन लिए थे, पेन की कीमत, तो उससे पेन लेने के बाद मुझे संतुष्टि मिली, और जब मैंने कॉपी ली तो उससे मुझे संतुष्टि मिली। अब ये संतुष्टि मेरी किसके बराबर होगी, जितने मेरे पास पैसे हैं उसके बराबर होगी। तो mu x अपॉन पी एक्स इक्वल्स टू mu y अपॉन पी वाई इक्वल्स टू mu m अपॉन m। मतलब जितने पैसे दोनों वस्तुओं पे खर्च करें, सब आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ये समीकरण देखकर या ये फॉर्मूलाज देखकर डरने की कोई बात नहीं है, ये तो आपको समझाने के लिए बुक्स में इस्तेमाल किए गए हैं, आपको सरल भाषा में लिखना है। बजट रेखा एक ऐसी सीधी रेखा है जिसका समस्तरीय अंतःखंड m बाय p1 तथा ऊर्ध्वाधर अंतःखंड m बाय p2 है। मतलब ये वाला तो m बाय p1 है और ये वाला m बाय p2 है। m बाय p2 मतलब इसमें यह है कि अगर मैंने सिर्फ सारे पूरे 100 रुपये खर्च कर दिए, सिर्फ किस पर, कॉपी पेन खरीदने पर, तो 100 रुपये के 10 कितने का पेन था, 5 रुपये का पेन था, तो 100 के हिसाब से 100/5 कितना हुआ, 25। 100/5 कितना हुआ, 25 हुआ ना। तो मैं 25 पेन खरीदूँगी। और यहाँ पर कितने की कॉपी थी, 25 रुपये की एक कॉपी थी, 100 थे, तो कितनी कॉपी खरीदूँगी, 4। अगर सिर्फ मैं वाई पे खर्च करूँ और यहाँ सिर्फ एक्स पे खर्च करूँ, बाकी दूसरे पे नहीं खरीदूँ, पर ऐसा होता नहीं है। समस्तरीय अंतःखंड उस बंडल का प्रतिनिधित्व करता है जिसके उपभोक्ता उसी स्थिति में खरीद सकते हैं। यदि वे अपनी सारी आय वस्तु एक पर व्यय कर दें। इसी तरह ऊर्ध्वाधर अंतःखंड उस बंडल को प्रतिनिधित्व करता है, जिसे रिप्रेजेंट करता है, जिसे उपभोक्ता उस स्थिति को खरीद सकता है जब वह अपनी सारी आय वस्तु 2 पर व्यय कर दे। बजट रेखा की प्रभावता है P1/P2। P1/P2 इसमें आप लिख सकते हो -P1/P2 होगा, -P1/P2 इसलिए क्योंकि ये नीचे की तरफ गिरते हुए इसे माइनस का साइन है। अब नेक्स्ट आपका आया बजट रेखा की प्रमाणता की व्युत्पत्ति कि बजट रेखा कैसे आई। तो बजट रेखा कैसे आई वो आपको मैंने बता ही दिया है कि बजट रेखा जब हम 2 वस्तुओं को खरीदते हैं तो उससे पहले ये अपन सब कर चुके हैं, ये अपने को नहीं करना। अब मूल्य अनुपात तथा बजट रेखा की प्रमाणता। बजट रेखा पर किसी भी बिंदु के विषय में सोचिए। उस बिंदु का ऐसा बंडल को दर्शाता है जिस पर उपभोक्ता पर पूरा बजट व्यय हो जाता है। मान लीजिए कि अब उपभोक्ता वस्तु एक इकाई अधिक लेना चाहता है। वह ऐसा तभी कर सकता है जब वह दूसरी वस्तु की कुछ इकाइयाँ मात्रा छोड़ दे। मतलब मैंने आपको बताया ना कि अगर उसने पेन कितने खरीदे थे, 5 पेन खरीदे थे, और कितने रजिस्टर खरीदे, 2। या तो वो रजिस्टर की मात्रा कम कर दे और पेन ज़्यादा खरीद ले, या पेन की मात्रा कम कर दे और रजिस्टर ज़्यादा खरीदे। यदि उस वस्तु एक की एक अतिरिक्त इकाई चाहता है तो उसे वस्तु 2 की मात्रा को छोड़ देना पड़ेगा। अगर वो पेन ज़्यादा चाहता है तो उसको कॉपी की मात्रा कम करनी पड़ेगी, या फिर कॉपी ज़्यादा चाहता है तो पेन की मात्रा कम करनी पड़ेगी। यदि उस वस्तु एक की एक अतिरिक्त इकाई की चाहत है तो उसे वस्तु 2 की कितनी छोड़ना पड़ेगी, ये दोनों वस्तुओं की कीमतों पर निर्भर करता है। अगर उसे वस्तु 1 चाहिए ज़्यादा तो 2 को छोड़ना पड़ेगा, 2 चाहिए ज़्यादा तो 1 को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन किस पर निर्भर करेगा, उस वस्तु की कीमत कितनी है। तो ये दोनों वस्तुओं की कीमतों पर निर्भर करेगा वस्तु एक की एक कितनी मात्रा छोड़ना पड़ेगी। अतः उसे वस्तु 2 का P1 मात्रा के बराबर अपना व्यय घटाना पड़ेगा। इकाई का लागत P1 है, अतः उस वस्तु 2 पर P1 मात्रा के बराबर अपना व्यय घटाना पड़ेगा। P1 से वह वस्तु 2 की P1/P2 इकाइयाँ खरीद सकता है। अतः यदि उपभोक्ता वस्तु 1 की एक अतिरिक्त इकाई चाहती है तो वह अपनी संपूर्ण आय का व्यय करती है, तो उसे वस्तु 2 की P1/P2 इकाई छोड़नी पड़ेगी। दूसरे शब्दों में दी गई बाजार की स्थितियों में उपभोक्ता एक वस्तु 2 की जगह P1/P2 की दर पर प्रतिस्थापित कर सकता है। बजट रेखा को प्रबंधन
निरपेक्ष मूल्य उस दर को मापती है जिस पर उपभोक्ता वस्तु 2 के बदले वस्तु 1 से खरीदता है जब वह अपना संपूर्ण बजट खर्च कर देता है। देखो, इसमें कुछ नहीं बताया, इसमें आपको एक छोटी सी बात बताई गई है कि अगर मुझे कोई वस्तु खरीदनी है ज़्यादा और मैं 2 ही वस्तु खरीद सकती हूँ तो एक में कटौती करनी पड़ेगी। अब एक को कम करना पड़ेगा तो उस वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई खरीदने के लिए मुझे दूसरी वस्तु को छोड़ना पड़ेगा। तो उससे मैंने क्या करा कि मैंने पेन ज़्यादा खरीदना था तो मैंने कॉपी का त्याग कर दिया। तो अब मैंने पेन की जगह क्या खरीद लिया, वो कॉपी की जगह क्या खरीद लिया, पेन खरीद लिया। तो पेन को दूसरे की जगह दे दी तो उसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन की दर। लेकिन जैसे जैसे हम प्रतिस्थापित करते जाते हैं वो दर गिरती जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल लो, गोलगप्पे हैं, ठीक है। अब गोलगप्पे जब पहला गोलगप्पा खाओगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, दूसरा खाओगे तो थोड़ा कम अच्छा लगेगा, तीसरे पे, चौथे पे, पाँचवें पे आगे जाते जाते गोलगप्पे खाने का मन कम हो जाएगा। तो क्या हो, जैसे हमने इकाइयाँ बढ़ा दी गोलगप्पे की, वैसे वैसे हमारी इकाइयाँ बढ़ने से हम जो हमारी सीमांत उपयोगिता थी वो कम हो गई। ठीक है। अब सीमांत उपयोगिता क्या होती है ये पता होना चाहिए। जब भी हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो उससे जो हमें उपयोगिता प्राप्त होती है, जब हम सबको जोड़ दें तो वो कुल उपयोगिता हो जाती है। और जब ये सोचें हम कि हमने एक एक्स्ट्रा चीज़ खाई, उससे हमें क्या प्राप्त हुआ। जैसे मैंने एक एक गोलगप्पे खाए अपन ने, उससे 10 हमें प्राप्त हुए। ये काल्पनिक है, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन हमें मान के चल रहे हैं कि एक गोलगप्पे खाने से मुझे 10 संतुष्टि प्राप्त हुई। तो दूसरी गोलगप्पे खाने पर 8 हुई, तीसरे पे 6 हुई। तो अब पहले में कितनी हुई थी, 10, दूसरी में खाई तो 2, तो कितने की कमी आ गई, 2 में कमी आ गई। ठीक है, 2 में बदलाव आ गया। तो वो जो बदलाव होता है एक अतिरिक्त इकाई खाने पर, एक अतिरिक्त इकाई खाई ना 1 से 2, तो कितने का बदलाव आया, 2 का। तो एक अतिरिक्त इकाई खाने पर जो बदलाव आता है अतिरिक्त इकाई खाने पर, वो क्या कहलाता है, वो यही प्रतिस्थापन की दर या हाथ समान प्रतिस्थापन की दर कहलाती है। अगर हम एक कोई चीज़ एक्स्ट्रा खा रहे हैं दूसरी चीज़ को छोड़कर, तो उसमें जो परिवर्तन आता है उसे हम इसमें पढ़ते हैं। अब हम इसको आगे पढ़ेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि आपको एक साथ इतना सारा पढ़ा देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा कि उपभोक्ता बाजार में जाता है, वस्तुएं खरीदता है, वस्तु तब खरीदेगा जब उसकी रुचि और उसका मन करेगा। अब हमने पढ़ा कि जो संतुष्टि होती है वो क्या होती है, हमारी इच्छा को मापने वाली ताकत होती है। और इच्छा को मापने वाली ताकत में जो संतुष्टि है उसको हम 2 तरीके से मापते हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक। मात्रात्मक में पढ़ते हैं हम कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता, और गुणात्मक में पढ़ते हैं अधिमान वक्र या फिर तटस्थ वक्र। फिर हमने पढ़ा कि कुल उपयोगिता क्या होती है, जब भी हम किसी वस्तु को प्राप्त करते हैं, उससे संतुष्टि प्राप्त करते हैं तो उसको हम जोड़ दें तो वो सब कुल उपयोगिता हो जाती है। और अगर हम किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करते हैं तो उससे जो कुल उपयोगिता में परिवर्तन हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि उपभोक्ता का बजट होता है। उपभोक्ता बंडल बनाता है, सेट बनाता है। सेट कैसे बनाता है कि 2 वस्तु को रख लेता है कि उसको अपनी आय में, दी हुई आय में कितना खरीद सकता है। फिर हमने पढ़ा कि बजट सेट क्या होता है, 2 वस्तुओं का सेट होता है जिससे उपभोक्ता अपनी आय में खरीद सकता है। फिर हमने पढ़ा बजट रेखा क्या होती है। बजट रेखा नीचे गिरती हुई रेखा होती है, तो दोनों 2 वस्तुओं की कीमतों को दर्शाती है कि हम 2 वस्तुओं की कीमत को कितनी मात्रा में खरीद रहे हैं अपनी दी हुई आय से। ठीक है, इसके अंदर नीचे वाला जो बिंदु होता है वो दिखाता है कि हम जितनी हमारी आय है उससे कितना कम खरीद रहे हैं, और ऊपर वाला बिंदु उससे अधिक दिखाता है। कभी भी हम बजट से ऊपर नहीं जाते क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं होते। हम हमेशा बजट के नीचे रहेंगे या बजट के रेखा के बराबर रहेंगे। और बजट रेखा की इक्वेशन क्या होगी, x1 इंटू P1 प्लस x2 इंटू P2 इक्वल्स टू m होती है। फिर हमने पढ़ा कि उपभोक्ता क्या करेगा, उपभोक्ता वही वस्तु खरीदेगा, या तो किसी वस्तु को कम कर देगा, किसी वस्तु को ज़्यादा कर देगा, लेकिन वो 100 रुपये ही जो उसके पास है उसी के अंदर ही अंदर वस्तु को खरीदेगा, उससे बाहर नहीं खरीदेगा। ठीक है, या तो उससे कम खरीदेगा या उससे बराबर खरीदेगा। बस आज के साथ इतना ही। आप सब बच्चों के लिए अब बच्चे मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने क्विज़ में पार्टिसिपेट किया, और आगे भी हम ऐसे ही छोटे छोटे क्विज़ करेंगे जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़े। कुछ बच्चों का स्कोर थोड़ा ख़राब था, लेकिन कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। आप अपना स्कोर और भी अच्छा कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, जिससे और हम अच्छे से पढ़ाने की कोशिश
कर सकें। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और स्ट्रांग रहिए। थैंक यू।